हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है और एल्गोरिदम्स एक्चुअल में है क्या, इन सब बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का सबसे बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इनिशियल टॉपिक कह सकते हैं इसे आप। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एल्गोरिदम्स होता क्या है। एल्गोरिदम्स का मतलब ही ये होता है कि कोई जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हम लोग कोड लिखते हैं वो हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा उस प्रोग्राम का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसका हमें प्रोग्राम निकालना है, बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलग अलग तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वो जो कोड होता है जो लिखते हैं हम लोग, वही उस कोड का एल्गोरिदम्स कहलाता है। समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग डीएसए पढ़ते हैं तो डीएसए में ये बताया जाता है कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम हो। आप जितना एफिशिएंट प्रोग्राम, जितना आपका एल्गोरिदम्स जितना एफिशिएंट होगा वो उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन करने में कितना टाइम लगेगा उसको, है ना, कि वो कितना जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, कितना फास्ट वो प्रोग्राम रन करेगा, वो हमें उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आइडिया लगता है। समझ रहे हो? तो अब बात आती है कि यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिया हूँ कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का। अब देखो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं मैथ्स के फॉर्मूला से, कि 1 2 3 एन तक है तो हमें इसका सम कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 से। तो अगर मैं अपना यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ इंटीजर एन और यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1/2 कर दूँ, तो ये फॉर्मूला लगा के रिटर्न करा देता हूँ इस एन के लिए। अब एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग इसमें। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम लोग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं इस कोड के थ्रू। अब एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारे लिए, दूसरा जो मेथड हो सकता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए, कि हम लोग एक इंटीजर एन लिए। अब हम लोग सम को इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर सम इक्वल टू 0, एक फोर लूप लगाऊंगा। फोर लूप में आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक चलूंगा और यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई करते जाऊंगा। पहली बार में सम 0 था, अब क्या होगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है पहले में, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सम की वैल्यू बढ़ते जाएगी हर बार, और जहाँ तक हमें सम निकालना है वो एन तक हम इस लूप को चला देंगे। तो समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग भी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम लोग भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में कौन सा बढ़िया एल्गोरिदम है, कौन सा अप्रोच बढ़िया है जिसे हमें यूज करें। तो ये जो है हमारा, ये पता चलता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों एल्गोरिदम में किसकी बढ़िया होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सारा कुछ अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस पहले एल्गोरिदम में क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सिंपल सा काम हो रहा है कि एन की वैल्यू जो है इसमें रख दो और आपका सम आ जाएगा, है ना। रिटर्न कर रहे हैं हम लोग सम को, क्योंकि ये क्या है, ये सम ही तो है, ये वैल्यू। तो हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को रिटर्न करा दे रहे हैं इस एन को रख के। तो इस प्रोग्राम में सिंपली हमें एन रखना है और कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू रखो और यहाँ पे सम आ जाएगा। बट इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमारा एन की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सम को इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पे फोर लूप चलेगा। फोर लूप क्या होगा, बार बार हमें जब तक एन तक, यहाँ ये जो एन तक चलेगा हमारा फोर लूप, तो हर बार सम प्लस आई सम प्लस आई सम प्लस आई करते जाएगा। तो ये लूप हमारा एन टाइम्स चलेगा। बट ये हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट वर्क कर रहा है, जो भी हो एन की वैल्यू रख दो, आपका आउटपुट निकल जाएगा। बट यहाँ पे आपको जितनी एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जितनी इनपुट बढ़ेगी, एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। समझ रहे हो? बट पहले वाले में ऐसा नहीं था, आपकी जो भी वैल्यू है इनफाइनाइट तक, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल है रख दो, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबके लिए सेम है, क्योंकि एन इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मिनिमम टाइम है उसके बाद वो मैक्सिमम टाइम भी वही होगा इस कोड के लिए, इसको ही। बट इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए आपके एन के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये जो एल्गोरिदम है ये हमारा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अब यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ये जो फंक्शन हम लोग इसके अंदर जो ये जो प्रोग्राम लिखे हैं, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होगी। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मतलब किस तरीके से प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसकी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एन के ऊपर डिपेंड करता है। बस एन की वैल्यू कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम की बात करूँ तो इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर ग्रोथ हो जाएगी C2n प्लस C3, क्योंकि C2n जो है ये हमारा n जो है लीनियर वर्क हो रहा है यहाँ पे, इसलिए C2n, क्योंकि कुछ कांस्टेंट काम भी हो रहा है इसके अंदर, सम प्लस आई के साथ साथ ये फॉर लूप चल रहा है। तो C2 हमारा कांस्टेंट है और C3 भी कांस्टेंट है। अब C3 किस लिए कांस्टेंट रखा हूँ, इसके लिए। ये सब जो इनिशियलाइजेशन होता है ये सब हमारा C3 है। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन ये बना, एक फंक्शन ये बना, तो अब इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जैसे जैसे इसकी एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम जो है बढ़ते जाएगा इस प्रोग्राम का। बट इसमें एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी, डजेंट मैटर, उसमें टाइम जो है एक कांस्टेंट वे में जाएगा, है ना। अब इसका एक ग्राफ से समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ग्राफ से। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा
कि एक प्रोग्राम था उसका हमारा C1 था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ C1 था, दूसरे का C2n प्लस C3 था। तो पहला वाला क्या था, कांस्टेंट था, तो ये हमारा जो है n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा टाइम टेकन जो है प्रोग्राम का, और ये हमारा n जो इनपुट साइज होगा उसके ऊपर हमारा ये ग्राफ है, तो ये हमारा कांस्टेंट चलता रहेगा। बट इसमें क्या होगा, जब हमारा दूसरा फंक्शन था C2n प्लस C3, ये हमारा कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा ये टाइम टेकन जो होगा ये बढ़ते जाएगा ऐसे। तो यहाँ से ये आइडिया लगता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि कोई प्रोग्राम जो है कितना एफिशिएंट है, कितना टाइम लगेगा उसको रन करने में, ये सारा कुछ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से ही पता चलता है। अब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जिसकी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो था फंक्शन 2 का उसका ज़्यादा था, तो इसकी टाइम टेकन जो होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ज़्यादा होगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग, अगर आपके पास 2 या 3 कितने भी एल्गोरिदम्स दिए रहे हैं, तो आप आइडिया लगा लोगे वहाँ से कि कौन सा एल्गोरिदम जो है बढ़िया है और कौन सा खराब है, किसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये सारा कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हो जब ये समझ आओगे तो। ओके, कैसे? देखो, अगर आपके पास एक एल्गोरिदम था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी C1, दूसरी की क्या थी C2n प्लस C3, है ना। तो आपको करना क्या होता है, सिंपली यहाँ पे देखो, इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स। लोअर ऑर्डर टर्म्स यानी कि अगर मान लो यहाँ पे n² प्लस n था, अगर होता किसी भी एल्गोरिदम्स का ऐसा कुछ होता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का इक्वेशन, जैसे इसके लिए ये था अभी जो हम लोग देखें, किसी के लिए ये होता, तो लोअर ऑर्डर टर्म्स को हटाना होता है, यानी कि n को हटा देंगे, हायर वाले को रखेंगे खाली, है ना। उसके बाद दूसरा कह रहा है इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट, जैसे कि इसमें देख सकते हो ये जो C2n प्लस C3 है, इसमें लीडिंग कांस्टेंट C3 है और C2 है, तो इसे हटा दो। और कुछ इस तरीके से जब रहेंगे तो आपको क्या करना होता है, लोअर ऑर्डर टर्म्स को हटा देना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें C1 बचेगा पहले वाले में और इसमें n बचेगा। तो अब देखो, एक तरीका होता है, एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का जो असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, C log n, और ये जो फॉर्मेट चलता है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोग्राम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का फंक्शन यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो फंक्शन बनेगा, अगर ये C है, कांस्टेंट है, तो वो सबसे बढ़िया होगा। log n है तो वो उसके बाद बढ़िया होगा, फिर log n, फिर n की पावर 1/3 पावर बढ़ते जाएगा, प्रोग्राम उतना गंदा होते जाएगा, एल्गोरिदम उतना घटिया होते जाएगा। समझ रहे हो? तो हमेशा कोशिश करना होता है कि हमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इधर रखना है, इस तरफ से। जैसे जैसे ये बढ़ेगा इस तरफ से, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना खराब होते जाएगा उस प्रोग्राम की, उस एल्गोरिदम्स की। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना आप लोग, ये फॉर्मेट, तो हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना। अगर इस साइड है तो उसकी प्रोग्राम की एल्गोरिदम उतनी अच्छी है, जैसे जैसे इधर जाते जाएगा इस फॉर्मेट में, उस तरह से उसकी एल्गोरिदम उतनी गंदी होती जाएगी, है ना। ठीक है, समझ गए? तो चलिए मिलके एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये जो अभी मैं आपको बताया हूँ। चलिए देखते हैं वो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपके पास एक प्रोग्राम है, उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, दूसरे का ये है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एल्गोरिदम बढ़िया है, यानी कि एक का मैं निकाला हूँ ये, अब मैं आपको प्रोग्राम नहीं लिख के दिया हूँ, मान लो कि ऐसा कुछ होता है, और दूसरे का ये है। तो सिंपल काम क्या करना होता है, इग्नोर कौन सा, लोअर ऑर्डर टर्म। तो पहले वाले में लोअर ऑर्डर टर्म क्या है, n है, क्योंकि n² मैक्सिमम है, n लोअर है, तो हटा देंगे इसे। इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट, तो 6 को हटा दो, 2 को हटा दो। अब बचा क्या, इसकी टाइम को ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का जो फंक्शन बनेगा n² जो हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट, लो ऑर्डर टर्म है नहीं तो n। अब n² है, n है, कौन सा प्रोग्राम बढ़िया होगा, अब बताइए। देखिए इस फॉर्मेट को याद रखना है आपको, इस फॉर्मेट को याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ये n की पावर 1/3 है, यानी कि पावर बढ़ते जा रहा है तो प्रोग्राम खराब होते जा रहा है, यानी कि ये n और n²। तो n और n² में कौन सा बढ़िया होगा, जो मैं बताया था कि इस तरफ जो रहेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारा खराब होते जाएगा, तो n पहले आया है, तो n वाला जो है बढ़िया होगा एल्गोरिदम एज कम्पेयर टू n²। तो वहीं यहाँ पे लिखा हूँ, ये देखो gn जो हमारा है, gn जिसकी n आया है, जिसका हमारा ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n आया है, वो क्या है, बेटर होगा एज कम्पेयर टू fn। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि gn जो है हमारा बेटर है एज कम्पेयर टू fn एल्गोरिदम, है ना। तो यही होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बताया जाता है कि स्पेस कितना लेगा कोई प्रोग्राम, ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस कितना ले सकता है कोई प्रोग्राम। तो ये सारा कुछ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।